प्यारे बच्चों, कल हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे। तो कल हमने परसेंटेज कर ली थी, फिर हमने स्ट्रेंथ कर ली थी, मास फ्रैक्शन किया था। आज हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी। तो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अगर आपके पास जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कितने मोल्स सल्यूट के डिजॉल्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन अगर है तो उसमें कितने मोल डिजॉल्व हुए हैं किसी सल्यूट के, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 5 लीटर दिया तो उसमें कितने मोल हैं हम 1 लीटर में पता कर सकते हैं। तो मोलैरिटी बड़ा इजी है निकालना। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। फार्मूला है इसका मोलैरिटी का निकालने का। मोलैरिटी किस तरह होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसको हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन वी। एन वी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो एन वी नंबर ऑफ मोल्स आपको मैंने 11th में भी पढ़ाया था, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? फार्मूला। नंबर ऑफ मोल आपको कैसे निकालने हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सल्यूट, और एम बी क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको मास ऑफ सल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर मास जो है सल्यूट का वो पता है, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या देगा हमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट देगा। वी क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स है, तो फार्मूला आएगा एन बी अपॉन वी इंटू 1000। ये कब होगा? जब वॉल्यूम आपकी लीटर में ना हो, जब मिलीलीटर में हो। अगर लीटर में हो तो ये फार्मूला रहेगा एन बी अपॉन वी, और अगर वॉल्यूम आपकी मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में दी हुई है तब आपने फार्मूला लगाना है एन वी अपॉन वी इंटू 1000। जैसे एक नीचे एग्जांपल दी हुई है, इससे आपको समझ आएगा कैसे आपने मोलैरिटी निकालनी है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है 500 मिलीलीटर। आपको पता करना है मोलैरिटी कितनी होगी, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो जहां पे आपको गिवन क्या है वो देखिए, मास ऑफ सल्यूट डब्ल्यू बी इक्वल टू 20 ग्राम दिया है। सल्यूट यहाँ पे क्या है? NaOH। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट कितना है? NaOH का मास आप निकाल सकते हैं 23 प्लस 16 प्लस 1, तो 40 ग्राम आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। 20 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है? V इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। तो मोलैरिटी किस तरह आएगी? फार्मूला लगाया हमने तो 1 मोलर सॉल्यूशन बना। मोलैरिटी कितनी है? 1 है। आप इसको जवाने जवाने भी निकाल सकते थे कि आधा मोल 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में है, आधे लीटर में आधा मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 मोल होगा। तो ऐसे भी आप ओरली भी इसको एग्जाम में, जब कंप्लीट एग्जाम में जाते हो, ऐसे सोच के भी इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है? जैसे जो मोलैलिटी है, यहाँ पे आर है, यहाँ एल है। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। जहां पे सोल्यूशन नहीं लेना है, आपने जहां देखना है 1 किलोग्राम अगर सॉल्वेंट है उसमें कितने मोल्स डिजॉल्व है किसके? सल्यूट के। उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी मोलैलिटी बोलते हैं। इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये आ जाएगा एन वी अपॉन डब्ल्यू ए। एन वी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये ग्राम में हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है। एनबी की जगह आप डब्ल्यू बी अपॉन एम बी निकाल लगा सकते हो। जहां तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, जहां सीधा यही फार्मूला आप लगा सकते हो जब आपको मोलैरिटी निकालनी है। ऐसे ही यहाँ पे भी एनबी की जगह क्या आप लगा सकते हो? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लगा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, उससे आपको समझ आएगा। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है? सॉल्यूशन दिया हुआ है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, डाला हुआ है 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। दोनों का वेट दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालनी है? मोलैरिटी।
वेट से काम नहीं चलेगा, आपको सल्यूट के पहले क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आपको पता है। पहले देखिए आपको गिवन क्या क्या है, मास ऑफ सल्यूट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दिया गया है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 100, जो आप निकाल सकते हो 40 12 3 into 16 48, तो ये टोटल बन जाएगा 100, तो 100 ग्राम आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू कितना दिया है 250 ग्राम, तो मोलैलिटी किस तरह आएगी WB/MB into 1000 डिवाइडेड बाय WA, ये सॉल्व करोगे 0.4 मोलर सोल्यूशन बनेगा। वो मोलर है, ये मोलर है, ये ध्यान रखना है, एक में R है एक में L है। बच्चे नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको डिनोट करते हैं F से। बेसिकली फॉर्मेलिटी क्या होती है, जैसे हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम फार्मूला मास बोलते हैं। तो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी एक ही चीज होती है, सिर्फ ये फर्क है कि मॉलिक्यूल के लिए हम मोलैरिटी यूज करते हैं, और अगर वो आयनिक सॉलिड हो, सॉल्यूट जो हमारा है अगर वो आयनिक हो उसके लिए हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। बाकी सेम है निकालना, सिर्फ आपने जहाँ मॉलिक्यूलर मास था वहाँ पे ग्राम फार्मूला मास निकालना है, जहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले वहाँ पे क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट निकलेंगे, फार्मूला सेम रहेगा। तो सिर्फ आपने याद रखना आयनिक सॉलिड के लिए मोलैरिटी की जगह हमने क्या टर्म यूज करनी है, फॉर्मेलिटी यूज करनी है, और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को समझने से पहले आपको इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट मास क्या होता है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने 11th में ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो उसको आपने एक बार नज़र जरूर लगानी है। पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मोलैरिटी में हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, नॉर्मेलिटी में आपने क्या लेना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेने हैं किसके, सॉल्यूट के, और उसको डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अगर वॉल्यूम आपके लीटर में ना हो, मिलीलीटर में हो, तो तब सेम वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसमें बेसिक जो है वो है आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए, वो तभी निकलेंगे जब आपको इक्विवेलेंट मास पता होगा, क्योंकि एक इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूट का आपको मास लेना है और उसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास से। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने 11th में पूरा डिटेल में पढ़ाया था। एसिड हो तो कैसे निकालते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड किया जाता है, बेस हो तो उसके मॉलिक्यूलर मास को उसकी एसिडिटी से डिवाइड किया जाता है, कोई आयन हो तो उसको उसके एटॉमिक मास को उसके चार्ज से डिवाइड किया जाता है। तो ये सारे हमने किए हुए हैं, तो उसको आप एक बार नजर लगा लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आएगा तो मैं इक्विवेलेंट मास के ऊपर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। तो नॉर्मेलिटी पे चलते हैं हम। नॉर्मेलिटी आपको बता दी मैंने कि ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। कुछ बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, मोलैरिटी इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं आप लोग। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम में बहुत फर्क होता है। इक्विवेलेंट मास को ही, अगर इक्विवेलेंट मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम नोट करते हैं कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फिर मैंने कहा अगर मिलीलीटर में होगा तो जे लेना आपने, ये GE क्यों लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, N भी आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, B आ गया सॉल्यूट के लिए। देन यहाँ पे एक आपके जहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ आ सके। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें
सल्फ्यूरिक एसिड कितना डाला गया है 98 ग्राम, और वॉल्यूम सोल्यूशन की कितनी दी गई है 500 मिलीलीटर दी गई है। आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, जब आपको इक्विवेलेंट मास पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकालेंगे, एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी में उसके पास कितने प्रोटॉन हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखिए आपको गिवन क्या है, मास ऑफ सल्यूट दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम, डिसॉल्व किया तो 98 ग्राम दिया है। अब मॉलिक्यूलर मास जो होता है सल्यूट का सल्फ्यूरिक एसिड का वो भी 98 ग्राम है। वो आप कैसे कर सकते हैं, 2 × 1, हाइड्रोजन का 1, 2 × 1 2 हो गया, प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 × 16, तो 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 98 ग्राम हो जाएगा। तो ये आ गया 98 ग्राम, ये वाला 98 नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। देन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड है तो इसलिए इसकी बेसिसिटी से डिवाइड करना है। बेसिसिटी कितनी है इसकी 2 है, क्यों 2 है, H2SO4, तो 2 प्रोटॉन है इसके पास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बच्चे, पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 98 है डिवाइडेड बाय, मॉलिक्यूलर मास इसका 98 है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 इसकी बेसिसिटी है तो कितना आ गया 49। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास कितना दिया और इक्विवेलेंट मास कितना, इक्विवेलेंट मास अभी निकाला हमने 49, मास कितना दिया हुआ है 98, तो 98 डिवाइडेड बाय 49 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स आया। तो 500 मिलीलीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डाले हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 2 डाले हुए हैं। अब आप निकाल, यहाँ पे वॉल्यूम भी लिख लीजिए, वॉल्यूम कितनी दी गई है सोल्यूशन की 500 मिलीलीटर। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने निकाले हमने 2, वॉल्यूम 500 है, और इनटू 1000 करेंगे 4 नॉर्मल सोल्यूशन आएगा। n लिखने का मतलब नॉर्मल है, तो सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बच्चे 4। तो थोड़ा सा नॉर्मेलिटी आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है बच्चों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको अलग से इक्विवेलेंट वेट का एक वीडियो डालूंगा। नेक्स्ट बच्चे मेथड है कंसंट्रेशन का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप किसी भी कंपोनेंट की निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा मोलैरिटी, मोलैरिटी हम सोल्यूशन की बात करते हैं, मोलैरिटी भी सोल्यूशन की होती है, परसेंटेज भी आप किसी भी कंपोनेंट की निकाल सकते हैं। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन जो है ये भी आप सोल्यूशन के अगर 2 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, 4 हैं, हर एक कंपोनेंट की आप क्या निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है क्या, बेसिकली जिस कंपोनेंट की आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होती है, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइड करना उसको टोटल सभी कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको पता करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं सभी कंपोनेंट्स के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन। तो कोई भी अगर कंपोनेंट है, मान लीजिए ith कंपोनेंट है, पहले आप याद रखिए जो मोल फ्रैक्शन होती है उसको हम चाई से लिखते हैं xi, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। i क्या है, ith कंपोनेंट है, तो ith कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन xi किसके बराबर होगी, ith कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स हैं सभी कंपोनेंट्स के। तो xi मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट किस बराबर आएगी, ni डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n सो ऑन ni प्लस सो ऑन nn। ni क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट, ये ith हो सकता है फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सो ऑन कोई भी एनी वन। 10th कंपोनेंट है जी ith, तो हमने क्या लेना है 10th कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय, अगर उसमें टोटल 20 कंपोनेंट है तो सबके मोल ऐड करने हैं, फर्स्ट कंपोनेंट के मोल, सेकंड के, थर्ड के, सो ऑन 20th के। तो ये जनरल फार्मूला है, ith कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन 2 ही कंपोनेंट होते हैं, a एंड b भी लिख सकते हैं, इनको 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं जी, आपकी अपनी मर्जी है। कुछ बुक में a एंड b लिखा होगा, कुछ बुक में 1 एंड 2 लिखा होगा। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन अगर हमें पूछा जाता है कि ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालो जहाँ फर्स्ट कंपोनेंट की,
तो वो आएगा x1 या xa, ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट, क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वी क्या आएगी, जिसको हम लिखेंगे एक्स बी से या एक्स टू से, किसी बुक में 2 लिखा होगा तो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट और एन ए प्लस एन बी आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो किसी बुक में जो 1 2 होंगे, यहाँ पे n1 आ जाएगा n1 प्लस n2, जहाँ पे n2 डिवाइडेड बाय n2 प्लस सॉरी n1 प्लस n2 आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन का है, इसमें कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, किसी में ए बी से लिखा होगा 1 2 से लिखा होगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है ताकि आपको इजी लगे। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें 78 ग्राम बेंजीन डाला हुआ है और 36 ग्राम क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। तो आपको दोनों कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट कौन कौन है, एक वाटर है एक बेंजीन है, दोनों की क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे, मोल। यहाँ मोल तो दिए नहीं है, यहाँ पे क्या दिए, उनके मास दिए हुए हैं। जब मास दिया हो, मालिक को मास पता हो, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मास दिया बेंजीन का, मास ऑफ बेंजीन इसको WB से लिख लीजिए, ये आ गया 78 ग्राम। मालिकुलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है, MB इज इक्वल टू 78। ये कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन का फॉर्म होता है C6H6, 6 इंटू 12 कार्बन का 12 होता है प्लस 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 78 बन जाएगा। तो मालिकुलर मास 78 है, दिया हुआ कितना मास है वो भी 78 दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, NB आ जाएगा WB अपॉन NB, 78 डिवाइडेड बाय 78 इज इक्वल टू 1 मोल आ गया। तो बेंजीन का 1 मोल दिया गया है आपको। वाटर का मास दिया हुआ है 36 ग्राम, ये WA से लिख लिया। मालिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम, ये आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन के 16, टोटल 18 ग्राम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आएंगे, Na इज इक्वल टू W अपॉन Ma, ये आएगा 36 अपॉन 18, ये आ गया 2। तो वाटर के मोल 2 हैं, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, दोनों के मोल पता चल गए। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस वाटर, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये आ गया 1/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो जाएगा 2/3। याद रखिए जितने भी कंपोनेंट होते हैं, मैंने 2 ही लिए हैं, अगर 20 कंपोनेंट भी हो, सभी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड करते हो हमेशा यूनिटी आंसर आता है, यानी कि 1 आएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मैंने 2 कंपोनेंट लिए हैं A और B, XA प्लस XB हमने प्रूव करना है 1 होता है कि नहीं। तो XA का फॉर्मूला आ गया Na अपॉन Na प्लस NB, XB का आ गया NB अपॉन Na प्लस NB, एलसीएम ले लीजिए, Na प्लस NB आ जाएगा, नीचे ऊपर भी क्या आ जाएगा, Na प्लस NB कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको 2 कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पूछी जाए, किसी एक की दी हो दूसरे की आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमने निकाली बेंजीन की, तो आप वाटर की जहां से निकाल सकते थे। एक्स से हमारा यहाँ पे आ गया 1/3, बेंजीन का आ गया 1/3। एक्स भी हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है एक्स से प्लस एक्स बी कितना होता है 1, तो जहां से एक्स बी क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स से, एक्स से उधर चला जाएगा 1 माइनस एक्स से, तो एक्स बी आ गया 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से कितना 1/3, तो ये आ गया 2/3। चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों में से किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो दूसरे की आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करके, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो ये था मोल फ्रैक्शन के ऊपर। इसी तरह के आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, मैं तो आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके बुक पे ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आपने सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे कोई आपको डाउट आता है आप मुझे पूछिए, मोलैरिटी के ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर, नॉर्मेलिटी के ऊपर, मास परसेंटेज के ऊपर, फॉर्मेलिटी के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट बच्चे लास्ट मेथड है हमारा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमिन करने का, वो है पार्ट्स पर मिलियन। उससे पहले आप याद रखिए कि मोल परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट बिकम्स परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन बिकम्स मोल परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। तो याद रखना मोल परसेंटेज किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन टू 100। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, it is defined as the number of parts by mass or by volume of one component present per million parts by mass or by volume of the solution
तो पार्ट्स पर मिलियन क्या बचे, ppm। अगर 1 मिलियन पार्ट्स आप सोल्यूशन लेते हो, चाहे आप उसके मास में ले लीजिए, 1 मिलियन ग्राम ले लीजिए या 1 मिलियन मिलीलीटर ले लीजिए, उसमें कितने ग्राम या कितने मिलीग्राम के हिसाब से ले सकते हैं, माइक्रोग्राम के हिसाब से ले सकते हैं। तो 1 मिलियन पार्ट अगर आप सोल्यूशन लेते हो, जहाँ मास के हिसाब से, जहाँ वॉल्यूम के हिसाब से, उसमें कितने पार्ट्स सल्यूट के जहाँ किसी कंपोनेंट के डिजॉल्व होते हैं, प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ppm। तो ppm क्या है, किसी भी कंपोनेंट का कैसे निकालना है। अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें कंपोनेंट a एंड b है, तो अगर आपने निकालना है ppm a, मतलब पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट a, तो आप लिखना मास ऑफ a कितना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, क्योंकि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 10⁶। इसी तरह से अगर आप मास नहीं दिया, वॉल्यूम ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये वाला जो मेथड है पीपीएम बच्चे जी, हम यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जहाँ गैसेस की कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, पीपीएम वाला। जैसे जहाँ पे एक मैंने एग्जांपल बनाई है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in ppm when 1 milliliter of it is present in 10,000 milliliter of air। तो 10,000 मिलीलीटर ऑफ एयर आप ले रहे हो और उसमें 1 मिलीलीटर किसका डाला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट है। बताइए कितने ppm प्रेजेंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, एयर, इनटू 10⁶। तो 1 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू 10⁶, ये कितना आ जाएगा, 100 ppm। तो 1 मिलीलीटर 10,000 मिलीलीटर ऑफ एयर में प्रेजेंट होने का मतलब है 100 ppm कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट हैं। अब कुछ जहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं वो आपने नोट करनी है, कि आपको कभी कभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, वहाँ पे थोड़ा से ट्रिक यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मोलैरिटी दी हो और आपको पूछा जाए स्ट्रेंथ बताइए, तो स्ट्रेंथ किस तरह होती है, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। जो सल्यूट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास देख लेना है, और जो आपको उसकी मोलैरिटी गिवन होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ। अगर नॉर्मेलिटी दी होगी तो फिर आपने नॉर्मेलिटी को इक्वलेंट मास के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो भी क्या देगा, हमें स्ट्रेंथ देगा। इसी तरह से नॉर्मेलिटी जो है और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी जो होती है n इंटू मोलैरिटी होती है। ये n किस तरह होता है, जो सबस्टांस दिया सल्यूट उसका मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है इक्वलेंट मास के साथ, तो जहां से n निकल जाएगा। तो अगर आपको मोलैरिटी पता है तो आप नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी को n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। फिर नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, एसिड की अगर आपको मोलैरिटी दी गई है तो उसकी बेसिसिटी से आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की आपको मोलैरिटी दी हो कि 2 मोलर सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए कितना नॉर्मल हुआ। तो बेसिसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी है, 2 होती है, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 इंटू 2 4 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, अगर मोलैरिटी दी होगी नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, अगर नॉर्मेलिटी दी होगी तो मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी कैसे निकलेगी, बेसिसिटी को इधर ले जाओ, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। इसी तरह से नॉर्मेलिटी ऑफ बेस कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। इन तीन में से कोई भी 2 चीजें दी होंगी, तीसरी आप निकाल सकते हैं। मोलैरिटी अगर आपको स्ट्रेंथ दी है, स्ट्रेंथ परसेंटेज दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे आप मोलैरिटी, आपने परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लेना है। इसी तरह से अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है, आपको डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की और स्ट्रेंथ दी हुई है, परसेंट स्ट्रेंथ दी हुई है, तो आपने जब फॉर्मूला लगाना है परसेंट स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास लेना है। आपने नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास और मोलैरिटी में मोलर मास लेना है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है बच्चे, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी n1 है, उसकी वॉल्यूम v1, तो अगर उससे हमने सॉल्यूशन बनाना हो कोई लोअर कंसंट्रेशन का, लोअर नॉर्मेलिटी का, तो दूसरा सॉल्यूशन मान लीजिए आपने उसकी नॉर्मेलिटी बनानी है n2 और उसकी वॉल्यूम आपको चाहिए 200, जहाँ पे मैंने v2 रखा है, तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी आएंगे, वहां पे भी आपको सिखाएंगे कि इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो याद रखिए मोलैलिटी किस तरह बोलती है, 1000 इंटू मोलैरिटी
डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट माइनस 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जी आपने फार्मूला लगा लेना है, यहाँ से निकल जाएगा आपका मोलैरिटी। तो इनको याद रखना है। अब मैं आपको एक इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, ताकि समझ आ जाए। चलिए आपको नॉर्मलिटी क्वेश्चन पे एक मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, जैसे आपको प्रैक्टिकल में इसका रूल पता चलेगा। वैसे आपको लैब में एक कंसंट्रेटेड HCl की जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉटल पड़ी हुई है। याद रखिए जो कंसंट्रेटेड HCl होता है उसकी नॉर्मलिटी कितनी होती है, 11.6 नॉर्मल होता है। ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि जो भी आपकी लैब में कंसंट्रेटेड HCl होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उसकी नॉर्मलिटी कितनी होती है, 11.6 नॉर्मल। आपको कहा जाता है कि इस वाटर में से HCl निकाल के 500 ml जहाँ 500 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाना है पानी में डाल के, और उसकी नॉर्मलिटी कितनी है, 2 नॉर्मल। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, इसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए, इसमें से कितना हमें डालना पड़ेगा कि ताकि हमारा 500 मिलीलीटर जो है वो सोल्यूशन बन जाए और उसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाए, 2 नॉर्मल। तो कैसे निकालेंगे, आपने क्या लेना है, नॉर्मलिटी लेनी है कंसंट्रेटेड HCl की, इसको N1 मान लीजिए, ये कितनी होती है 11.6। आपको इसकी पता करनी है इसमें से कितना वॉल्यूम चाहिए हमें। तो वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl मान लीजिए V1 है जी, आपको निकालनी है। तो नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन जो बनाना है उसकी कितनी दी है, आपको कितना बनाना है, 2 नॉर्मल। वॉल्यूम कितनी चाहिए उसकी, 500 मिलीलीटर। अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी इक्वेशन N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, तो यहाँ से V1 निकल जाएगा, N2 इंटू V2 अपॉन N1। तो इसको सॉल्व कीजिए जी, आ जाएगा आपका 86.20। तो इसका मतलब जो है इस बॉटल में से आपने 86.20 मिलीलीटर निकालना है HCl, और इसमें डालना है, इसको हम बोलते हैं मेजरिंग फ्लास्क, जहाँ बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसमें मार्क लगा होता है, इसके बाहर लिखा होता है, ग्रेडिंग की होती है, 1 लीटर वाली है, 250 मिलीलीटर वाली है, 500 वाली है। तो हमें जितनी वॉल्यूम बनानी होगी उस वो वाली लेनी है। तो 500 मिलीलीटर हमें वाली मेजरिंग फ्लास्क लेनी है, इसमें डालना है 86.20, यहाँ से HCl निकाल के। बाकी आपने इसमें क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, ताकि इस मार्क तक पहुंच जाए। जैसे ये पहुंचेगा हमारा ये वाला सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, 2 नॉर्मल। तो याद रखिए नॉर्मलिटी इक्वेशन से आप हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले, मतलब हायर नॉर्मलिटी वाले से लोअर नॉर्मलिटी वाला सोल्यूशन बना सकते हैं। जैसे 11.6 से आपने क्या बनाया, 2 नॉर्मल बनाया। तो इस तरह से आगे भी हम और भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस करवाएंगे इसके ऊपर। याद रखिए कई बार पूछते हैं मोलैरिटी और नॉर्मलिटी तीनों में से टेम्परेचर के ऊपर कौन सी डिपेंड करती है। तो याद रखिए मोलैरिटी और नॉर्मलिटी दोनों में वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम आपको पता है बढ़ती है, एक्सपेंशन होती है, तो दोनों ही चेंज हो जाएंगी टेम्परेचर से। बट मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट है, वो मास है। तो मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो याद रखिए मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती है, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दोनों ही इफेक्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने कर लिया मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बच्चे।